हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। न्यू चैप्टर का नाम क्या है हमारे? डिज़ाइन एक्ट 2000। अब देखिए, आप कई बार कारों के डिज़ाइन देखते होंगे, कार्स देखते हैं, खासकर ज्वेलरी देखते हैं, और ड्रेसेस भी होती हैं कई। और आपका उनके डिज़ाइन को देखते दिल खुश हो जाता है। ठीक है ना? कई बार ज्वेलरी की डिज़ाइन ऐसी होती है, या कार की डिज़ाइन ऐसी होती है। ठीक है? या लगा लीजिए किसी की ड्रेस का डिज़ाइन ऐसा होता है, आप कहते हो यार, कार लेनी तो ऐसी लेनी है, या ज्वेलरी बनवानी है तो लाइफ में ऐसी बनवानी है। डिज़ाइन बड़ा प्यारा होता है। तो मान लीजिए, अब एक ज्वेलर है, सुनहरा है मान लो। उसने क्या किया, एक ज्वेलरी तैयार की। उसका एक डिज़ाइन था जो बहुत अच्छा था, एस्थेटिक लुक। एस्थेटिक जो मतलब जो ब्यूटीफुल लुक है। ठीक है? यानी एस्थेटिक का मीनिंग अगर आप डिक्शनरी देखोगे तो मीनिंग ये है कि जो किसी चीज़ की ब्यूटी से कंसर्न होता है, लुक या ब्यूटी से। ठीक है? तो मैं जहाँ एस्थेटिक वर्ड समझूंगा तो समझ जाना कि एस्थेटिक लुक में मतलब बहुत प्यारी लुक है, अच्छी लुक है। ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी लुक बहुत प्यारी होती है, डिज़ाइन प्यारा होता है यानी कि। तो मतलब कई बार क्या होता है कि उसमें जो सामान लगा होता है वो थोड़ा बहुत हल्की क्वालिटी का भी होता है मान लो, बट हम कहते हैं नहीं यार, लुक बहुत अच्छी है, चीज़ जचती है। तो अब मान लीजिए किसी, मैं बता रहा था कि जैसे किसी ज्वेलर ने कोई ऑर्नामेंट तैयार किया कि लुक बहुत शानदार है। ठीक है? अब उसकी मेहनत को कोई और कॉपी मार ले। ठीक है? मान लो कोई और बंदा उसके डिज़ाइन को कॉपी कर ले, की मेहनत तो खराब। तो ऐसे कोई क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व भी नहीं होगा। है कि नहीं? तो क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए एक जो डिज़ाइन है उसकी रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, उसे कोई इन्फ्रिंज ना करे, कोई कॉपी ना करे डिज़ाइन को। ठीक है? उसके लिए एक नया कानून लाया गया तो सन 2000 में, डिज़ाइन एक्ट 2000। ठीक है? तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। डिज़ाइन का मीनिंग क्या होता है, डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है क्या है, कौन से डिज़ाइन हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। ठीक है? जिसमें कुछ नया कुछ है ही नहीं, कुछ नयापन नहीं है जिसमें, तो उसको डिज़ाइन को कैसे रजिस्टर्ड कर देंगे? है कि नहीं? जो डिज़ाइन पहले ही किसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसे कैसे रजिस्टर कर देंगे? या कोई किसी के नाम पे डिज़ाइन रजिस्टर्ड है, आप उसको हल्का सा मॉडिफाई करके बोलते हो जी मेरा रजिस्टर कर दो डिज़ाइन, तो कैसे करेंगे रजिस्टर उसको? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये बेसिक जो बातें हैं इस चैप्टर में पढ़नी है। छोटा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। ठीक है? तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर को। जो लेंथी चैप्टर आपको पता ही है, जो ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ठीक है, वो तो टाइम कंज्यूमिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बहुत ज़्यादा। ठीक है? चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हम डिज़ाइन एक्ट 2000। तो उसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जैसे हम हर चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? डिज़ाइन एक्ट 2000 एक्ट का नाम हो गया। और एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो जहाँ भी प्रेस्क्राइब्ड शब्द आता है, मतलब प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ रूल्स बनाती है। ठीक है? तो दो बातें हैं यहाँ, डिज़ाइन एक्ट 2000 हो गया, साथ में डिज़ाइन रूल्स 2001 हो गए इसके। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अब डिज़ाइन क्या है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है? ठीक है, जो किसी क्रिएटिव एक्टिविटी को रेफर करता है। ठीक है? तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रेफर्स टू द क्रिएटिव एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन द ऑर्नामेंटल और फॉर्मल अपीयरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट। एक ऑर्नामेंटल अपीयरेंस है या फॉर्मल कोई अपीयरेंस है किसी प्रोडक्ट की। एंड डिज़ाइन रेफर्स टू ए नोवेल, नोवेल क्या होता है? कुछ नयापन। और ओरिजिनल डिज़ाइन दैट इज अकॉर्डेड टू प्रोप्राइटर, जो ग्रांट किया गया है किसको? प्रोप्राइटर को। तो जिसने वो डिज़ाइन तैयार किया, ठीक है, तो उसको क्या है, वो ग्रांट किया जाता है, उसका एक राइट। ठीक है? ऑफ ए वैलिडली रजिस्टर्ड डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आर एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो तो हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट चैप्टर भी किया था हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। ठीक है? तो हमने क्या बात की थी? यदि पेटेंट है, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, एंड डिज़ाइन है। ठीक है? तो ये सब क्या है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाता है अगर ये रजिस्टर्ड है। ठीक है? सब्जेक्ट टू कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कॉपीराइट है, वेल नोन, और जो ट्रेडमार्क है, वेल नोन ट्रेडमार्क हैं, तो उसको क्या है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है? तो क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है? एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन, जो क्रिएटिव एक्टिविटी है उससे क्या होता है, ऑर्नामेंटल या फॉर्मल अपीयरेंस निकल के आती है एक प्रोडक्ट की। तो आप एक प्रोडक्ट तैयार करते हो, उसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल एक अलग है, एस्थेटिक है। ठीक है? एंड डिज़ाइन रेफर्स टू ए नॉवल और ओरिजिनल डिज़ाइन। तो डिज़ाइन क्या है? एक नॉवल डिज़ाइन, नया डिज़ाइन है, या आपने कुछ भी चीज़ बनाई तो आपका फर्स्ट डिज़ाइन वो था एक अलग तरह का। ठीक है? जो नयापन था जिसमें।
और जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। जिसका ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन का ऑनर है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटर ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, तो एक आईपी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, वो तो दिख ही रहा है एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो डिज़ाइन एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है कि हाँ जी, जो लोग नोवल डिज़ाइन लेके आते हैं, नया डिज़ाइन लेके आए, तो उनके डिज़ाइन को क्या है कि रेगुलेट करना, उसके रजिस्ट्रेशन को, ठीक है, प्रोसीजर बताना, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हो गया। और कल को कोई कॉपी करता है, इन्फ्रिंज करता है, ठीक है, उसके खिलाफ पिनल जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन सब के बारे में ये लॉ बात करता है। ठीक है, मेन मकसद जो है इस कानून का वो यही है कि जो डिज़ाइन है उसके साथ जुड़ी हुई जो प्रोसीजरल बातें हैं उसको रेगुलेट करना। ठीक है, to protect new or original design so created to be applied or applicable to a particular article to be manufactured by industrial process or means। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है या इंडस्ट्रियल मीन्स है उसके तहत जो भी ओरिजिनल डिज़ाइन बनाए जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करना इस एक्ट का मकसद है। अब प्रोटेक्शन कैसे होगी कि आपने डिज़ाइन बनाया है तो उसकी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर डिज़ाइन रजिस्टर्ड है, कल को कोई उसको कॉपी करता है, इमिटेट करता है, ठीक है, तो उसकी शिकायत कीजिए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेसिक बात है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेवेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। डिज़ाइन के बारे में डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लोज डी। डिज़ाइन मीन्स, इसमें क्या क्या हो सकता है डिज़ाइन में? एक शेप हो सकती है। ठीक है, ओनली द फीचर्स ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि ना मैं एग्जांपल ले रहा था, जैसे एक देख रहा था, एक जैसे ड्रेस है, एक ड्रेस का डिज़ाइन ही बिल्कुल डिफरेंट है, तो इवन के जो ड्रेस है उसका भी क्या है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है उस ड्रेस के डिज़ाइन का। ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ पैटर्न है किसी चीज़ का। जैसे कार है, कार का डिज़ाइन ही ऐसा है, पैटर्न ही ऐसा है उस चीज़ का। ठीक है, ऑर्नामेंट हो गया, जैसे ज्वेलरी टाइप हो गया। कंपोजिशन ऑफ लाइन्स और कलर्स और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ अप्लाइड टू एनी आर्टिकल वेदर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल और इन बोथ फॉर्म्स। अब देखो, जो आर्टिकल है हो सकता है वो 2D हो, 2D फॉर्म में हो, 3D फॉर्म में हो। ठीक है, 2D फॉर्म में है या 3D फॉर्म में है, ठीक है, वो भी क्या है, एक डिज़ाइन है। ठीक है, बाय एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस और मीन्स वेदर मैनुअल, मैकेनिकल और केमिकल, सेपरेट और कंबाइंड, विच इज इन द फिनिश्ड आर्टिकल अपील टू एंड आर जज्ड सोलेली बाय द आई। तो कहने का भाव क्या है कि शेप, इसमें क्या कुछ आ जाता है डिज़ाइन में? शेप आ जाती है, प्रोडक्ट की कोई कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाता है, उसका पैटर्न जो है, डिज़ाइन जो है। जैसे मान लीजिए किसी ने 2 लाइनें भी मार दी किसी चीज़ के ऊपर, 2 लाइन है पर उसका लाइन ही डिफरेंट टाइप ऑफ लग रही है। एक प्रोडक्ट है मान लीजिए ब्लैक कलर का, जैसे ब्लैक स्क्रीन दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है, तो उनका एक ऐसे इस तरीके से बन गया है कि नहीं? तो प्रोडक्ट है, उसमें वो डिज़ाइन बन गया मान लो, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली गई। अब मान लो उसकी एस्थेटिक लुक है, देखने में अच्छा लग रहा है कुछ है, तो डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, है कि नहीं? तो इवन के 2 पैरेलल लाइंस भी हो सकती है, उसका भी क्या है, अगर नोवेल्टी लगता है, एक नयापन लगता है, अलगपन लगता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। और ये डिज़ाइन जो है 2D फॉर्म में हो सकता है, 3D फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड। अब देखिए, कहते हैं इंक्लूड एनी मोड और प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन एनीथिंग विच इज इन द सब्सटेंस मेक मैकेनिकल डिवाइस एंड डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रेडमार्क एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लोज 5 ऑफ ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट 1958 या प्रॉपर्टी मार्क और आर्टिस्टिक वर्क्स अंडर द कॉपीराइट एक्ट। अब कहते हैं कि कुछ चीज़ों के जो कॉपीराइट लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों के क्या होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों के ट्रेडमार्क्स वगैरह होते हैं। तो अब हमारा केसीसी का लोगो है, तो केसीसी का लोगो हमने रजिस्टर करवाया मान लीजिए, तो ट्रेडमार्क है हमारा, तो आप इसको आप क्या डिज़ाइन नहीं बोलेंगे। जो चीज़ें ट्रेडमार्क एक्ट में आ रही हैं या कॉपीराइट एक्ट में आ रही हैं तो उसको डिज़ाइन हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो डिज़ाइन है भी नहीं। और कहते हैं कोई मतलब कोई बंदा कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करता है, हमारे साथ का घर था बहुत अच्छा बना हुआ था, तो हमने अपना बनाना है, तो हमने क्या किया, उनके जो घर का लुक है सेम कॉपी कर दी। ठीक है, अपने जो मिस्त्री लगा हुआ था उसको बोला भी सेम घर का जैसे बना है, इनका डिज़ाइन है, फ्रंट एलिवेशन है, तो वैसे ही कॉपी करनी है हमारे। सेम साइज़ का प्लॉट था उनका, 200 गज है, मान लो हमारा भी 200 गज है, तो हमने क्या किया, उनके जो एलिवेशन थी फ्रंट एलिवेशन को कॉपी कर दिया, सेम डिज़ाइन, है कि नहीं? अब मान लो हमारे खिलाफ केस करते हैं, नहीं टिक पाएगा केस उनका। क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी है उसको आप कॉपी कर भी लोगे मान लो उसको, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का कोई, जो कंस्ट्रक्शन का कोई डिज़ाइन, ठीक है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, चलिए, या फिर क्या है कि केवल एक मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस जैसे मान लीजिए कोई प्लास होता है, पेचकस होता है, या कोई मशीनरी टाइप होती है,
है कि नहीं, तो केवल एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो उसका रजिस्ट्रेशन डिज़ाइन एक्ट में अलाउड नहीं है। ठीक है, कहते हैं आर्टिस्टिक वर्क इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर फॉर रजिस्ट्रेशन विच रीड एज फॉलोज। आर्टिस्टिक वर्क क्या है, कहते हैं खाली आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है होगा। जैसे कि artistic works means a painting, sculptures, drawing, including a diagram, map, chart or plan, on engraving or photograph, whether or not such work possess artistic quality। तो इम्पोर्टेंट है याद रखना कि कोई बंदा फोटो खींचता है, उसका डिज़ाइन जो है उसके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, नहीं करवा सकता। ठीक है, पेंटिंग है, स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, ड्राइंग्स हैं, है कि नहीं, ग्राफ बनाया किसी ने, तो उसके रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। या फिर केवल आर्ट ऑफ जो वर्क ऑफ आर्टिस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है, जैसे मान लो आर्टिस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप क्या है, मान लो कोई चादर है, बेडशीट है, ठीक है, उसको कढ़ाई करके उसको बनाते हैं, लेडीज ने कुछ कढ़ाई की, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करवानी है हमने, तो वो डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ठीक है, तो कहते हैं कि डिज़ाइन या पैटर्न जो है कवर्स द होल बॉडी और गुड्स एंड फॉर्म्स, ये केस लो था ये, ठीक है, फॉर्म्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गुड्स बट ए ट्रेडमार्क इज अपार्ट फ्रॉम एंड डिफरेंट फ्रॉम द गुड्स फॉर डिनोटिंग द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर और मर्चेंडाइज ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। देखो ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे मान लो हमारा कंपनी का एक ट्रेडमार्क है, तो मार्का जो होता है उससे तो केवल गुड्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उसका वो पता लगता है कि हाँ जी ये इस बंदे की गुड्स है, इस कंपनी की गुड्स है। ठीक है, तो वो तो केवल एक किसी भी कौन सी कंपनी की ये गुड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक मार्का होता है, ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, डिज़ाइन अलग चीज़ है, डिज़ाइन ऑब्वियसली ट्रेडमार्क से अलग चीज़ है। जो डिज़ाइन है वो एक अलग चीज़ है, डिज़ाइन तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, ट्रेडमार्क तो एक पूरी कंपनी का है भाई। जैसे मान लो मेरे पास जो लैपटॉप है, ठीक है, ये किसका है, डेल का है, तो डेल का अपना एक ट्रेडमार्क है, ठीक है, मार्क है, ठीक है, उसका उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, मतलब वो उनका ट्रेडमार्क है कि नहीं। अब जो ट्रेडमार्क है वो तो एक पूरी कंपनी का एक ही है भाई, है कि नहीं, तो उससे मतलब उस ट्रेडमार्क से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ जी ये जो मार्क है ये डेल का ही है, कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता। डिज़ाइन तो प्रोडक्ट वाइज होता है, एक क्लास ऑफ कैटेगरी है, ठीक है, क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं आगे। जैसे मान लीजिए एक कोई ज्वेलर है, रिंग बनाता है, तो रिंग का एक डिज़ाइन उसने रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, तो क्लास है रिंग्स, उसके अंदर एक डिज़ाइन है पर्टिकुलर। अब कल को और रिंग्स बनाना चाहता है, उसकी हल्का मॉडिफाई करके बना सकता है। ठीक है, तो डिज़ाइन और पैटर्न जो है कवर्स द होल बॉडी और गुड्स एंड द फॉर्म्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गुड्स, बट ट्रेडमार्क जो है डिफरेंट है ऑब्वियसली। द कॉपिंग ऑफ ए डिज़ाइन कैन नॉट देयरफॉर बी ट्रीटेड एज काउंटर फिटिंग ए ट्रेडमार्क। ठीक है, अगर आप डिज़ाइन को कॉपी करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने ट्रेडमार्क को कॉपी कर दिया है कि नहीं। तो डिज़ाइन अलग चीज़ है, ट्रेडमार्क अलग चीज़ है। अगर आप डिज़ाइन को कॉपी करोगे तो मतलब वायलेशन वो डिज़ाइन एक्ट की है, ना कि ट्रेडमार्क एक्ट की है या कॉपीराइट एक्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल। अब जो ये डिज़ाइन आर्टिकल पे किया जाता है, तो आर्टिकल का मीनिंग क्या है, आर्टिकल मीन्स एनी आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एनी सब्सटेंस आर्टिफिशियल और पार्टली आर्टिफिशियल एंड पार्टली नेचुरल एंड इंक्लूड्स एनी पार्ट ऑफ आर्टिकल कैपेबल ऑफ बीइंग मेड एंड सोल्ड सेपरेटली। तो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि आर्टिकल क्या है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसा कोई आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है, यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उससे कोई आर्टिकल तैयार किया गया, या कोई सब्सटेंस है, हो सकता है वो सारा का सारा सब्सटेंस आर्टिफिशियल है, या पार्टली आर्टिफिशियल है, पार्टली नेचुरल है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल क्या होता है कि जैसे कोई चीज़, जैसे आपने देखा होगा ज्वेलरी होती है, ठीक है, एक तो प्योर गोल्ड की है, एज इट इज़ गोल्ड है, एक होता है कि उसको मोल्ड करके चेंज किया जाता है, पूरा आर्टिफिशियल टाइप बनाया जाता है उसका डिज़ाइन, ठीक है, तो वो चीज़ होगी, है कि नहीं। तो आर्टिकल क्या है कि आर्टिकल एक आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर हो गया या कोई सब्सटेंस हो गया, ठीक है, और जो सब्सटेंस है वो हो सकता है पार्टली आर्टिफिशियल हो और पार्टली वो नेचुरल, जो उसकी स्टार्टिंग से लुक होती है। ठीक है, उसके अलावा एंड इंक्लूड्स एनी पार्ट ऑफ आर्टिकल कैपेबल ऑफ बीइंग मेड एंड सोल्ड सेपरेटली। और ऐसा भी हो सकता है कि उस आर्टिकल का एक पार्ट है, इसको आप अलग से भी बेच सकते हो और बना सकते हो, जैसे कि कार है। अब कार जो है अपने आप में एक प्रोडक्ट है, अब उसके अंदर जो टायर लगे हैं, टायर आप अलग से बेच सकते हो। ठीक है, बहुत से ऐसा सामान होता है, लाइट्स हो गई, टायर्स हो गए, उसको अलग से भी बेचा जा सकता है, अलग से बनाती है कंपनियां उसको और अलग से बेचती हैं। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है, एक कोई भी आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके अलावा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो आर्टिफिशियली बना हो या वो नेचुरली ऐसा ही है, या पार्टली बनाया आर्टिफिशियल है या पार्टली नेचुरल है। ठीक है, चलिए
उसमें वो पार्ट्स भी आ जाते हैं उस पर्टिकुलर आर्टिकल के, जो अलग से बनाए जाते हैं और बेचे जा सकते हैं। डिज़ाइन जो है कहते हैं कि आईपीआर की कैटेगरी है, वो हमें पता ही है, जहाँ पे डिज़ाइन सिस्टम फोकसेज ऑन द एस्थेटिक फीचर ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो डिज़ाइन है वो किस पे फोकस करता है, जो प्रोडक्ट के एस्थेटिक फीचर हैं। एक आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट अलग चीज़ है, अब उसका जो डिज़ाइन है वो अलग चीज़ है। डिज़ाइन केवल लुक को बेटर करता है। ठीक है, अब जैसे मेरा कैमरा है, तो संदीप सर के पास अपना कैमरा है, मेरे पास अपना कैमरा है, उनके पास कैनन का है, मेरे पास पैनासोनिक का है। ठीक है, अब पैनासोनिक का जो कैमरा है इसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, लुक बड़ी शानदार लगती है। उनका बड़ा डिज़ाइन सिंपल सा लगता है यार, मैं क्या वो कैमरा ज़्यादा अच्छा लगता है, देख के लगता है कि हाँ भाई काफ़ी कॉस्टली कैमरा होगा, जबकि ऐसा है नहीं, मेरा उनसे कैमरे से सस्ता कैमरा है। पर डिज़ाइन ऐसा है कि हाँ भी अपील करता है देख के ही कि यह डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है कि नहीं। तो ऐसा, तो कहते हैं कि ये क्या है कि जो डिज़ाइन सिस्टम है, ठीक है, इसका फोकस किस पे है, एस्थेटिक फीचर पे। एस्थेटिक क्या है कि वो फीचर जो किसी प्रोडक्ट की ब्यूटी के साथ जुड़ा होता है, उसकी जो ठीक है सुंदरता है प्रोडक्ट की उसके साथ कनेक्टेड होता है। एस्थेटिक फीचर ऑफ एन आर्टिकल डिराइव फ्रॉम इट्स विजुअल अपीयरेंस। भाई विजुअल अपीयरेंस क्या है, जो आई को अट्रैक्ट करते हैं, आंखों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो फीचर क्या है कि आंखों को अट्रैक्ट करता है, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, विजुअल अपीयरेंस या विजुअल अट्रैक्शन। रेलिवेंट एस्पेक्ट्स आर द शेप। अब जैसे प्रोडक्ट की कोई शेप होती है, या ठीक है प्रोडक्ट की कोई शेप है या पैटर्न है या डिज़ाइन, उसका सरफेस है उस चीज़ का, बेस जैसे बना होता है बेस, ठीक है, कलर है, लाइन है। कई आपने देखे होंगे लैपटॉप्स होते हैं बहुत थिन होते हैं, बहुत थिन पतले होते हैं, उनका डिज़ाइन इतना शानदार होता है, ठीक है, दिल देख के खुश हो जाता है कि नहीं। तो ऐसा, तो कहते हैं डिज़ाइन जो है वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ आईपीआर है, जहाँ पे डिज़ाइन सिस्टम क्या है, फीच फोकस करता है आर्टिकल के जो एस्थेटिक फीचर है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसकी विजुअल अपीयरेंस से निकल के आते हैं। रेलिवेंट एस्पेक्ट्स आर द शेप, कॉन्फ़िगरेशन, सरफेस पैटर्न, द कलर और लाइन, और एक कॉम्बिनेशन देयर ऑफ एज अप्लाई टू एन आर्टिकल विच प्रोड्यूसेस एन एस्थेटिक इंप्रेशन ऑन द सेंस ऑफ साइट। ठीक है, देखने वाले की जो आंखों पे उसका प्रभाव पड़ता है, हमें एक इंप्रेशन आता है कि हमें यह चीज़ बहुत प्यारी है या बुरी है, जैसी भी जिसको जो डिज़ाइन की जो चॉइस है। ठीक है, तो डिज़ाइन का जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो किसके साथ है, प्रोडक्ट की एस्थेटिक लुक के साथ है, विजुअल अपीयरेंस के साथ है। ठीक है, आप डिज़ाइन आपने देखा कि ये कुछ ग्राफ हो सकता है, कुछ पैटर्न हो सकता है, ठीक है, कुछ उसका सरफेस हो सकता है प्रोडक्ट का, या कुछ कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो हम पढ़ने लगे हैं कि डिज़ाइन को रजिस्टर करवाने के लिए असेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, असेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, और दूसरा क्या है कि किन चीज़ों का डिज़ाइन रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, कौन से ऐसे केसेस हैं जब जो मतलब कौन से ऐसे डिज़ाइन है जिसके रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। चलिए बेटा, असेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। पहली बात, नयापन होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। कुछ ना कुछ नयापन है ना कुछ ओरिजिनलिटी है, तो आप डिज़ाइन को कैसे रजिस्टर करोगे। ठीक है, उससे पहले जो डिज़ाइन है ये कहीं रजिस्टर्ड ना हुआ हो, पब्लिश ना हुआ हो, पब्लिक डोमेन में ना हो, यानी कि ना इंडिया में ना बाहर। ठीक है, तो एक तो कहते हैं कि नयापन होना चाहिए कुछ ना कुछ, नाउ नॉट प्रीवियसली पब्लिश्ड, और ये डिज़ाइन पहले पब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, और यूज इन एनी कंट्री बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा रहे हो उससे पहले ये जो डिज़ाइन है ये पब्लिश ना हुआ हो, यानी पब्लिक डोमेन में ना आया हो। नोवेल्टी जो नयापन है मे रिजाइड इन द एप्लीकेशन ऑफ ए नॉन शेप ऑफ पैटर्न टू ए सब्जेक्ट मैटर। जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी आर्टिकल है, उसकी जो शेप है, पैटर्न है, उसी में क्या है कि नयापन हो सकता है। प्रोडक्ट नॉर्मली है, अब लैपटॉप तो नॉर्मल कंपनी सब बनाती हैं, HP है, डेल है, एस ठीक है, एसर हो गया, है कि नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो लैपटॉप बना रही हैं। ठीक है, बट है क्या, एक डिज़ाइन, एक शेप, एक नया पैटर्न। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन अलग से डिज़ाइन एक्ट में। ठीक है, पहला कंडीशन क्या हुई कि एक तो जो डिज़ाइन है वो नया होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, और जो प्रीवियसली पब्लिश हो चुका है, ठीक है, मार्केट में जो पब्लिश हो चुका है, पब्लिकली नोन है, उसका रजिस्ट्रेशन, उस डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और डिज़ाइन जो है हम वही बार बार बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की जो आर्टिकल की जो शेप है, पैटर्न है, कॉन्फ़िगरेशन है, ऑर्नामेंटेशन है, उससे लिंक्ड होता है। ठीक है, डिज़ाइन शुड रिलेट टू फीचर्स ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न और ऑर्नामेंटेशन अप्लाइड और एप्लीकेबल टू एन आर्टिकल। ठीक है, तो डिज़ाइन जो है ये क्या है कि प्रोडक्ट की एक आर्टिकल यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आर्टिकल की जो शेप है, कॉन्फ़िगरेशन है, पैटर्न है, ऑर्नामेंटेशन है, ठीक है, जिसका डिज़ाइन है, ठीक है, उससे लिंक्ड होता है।
डिज़ाइन जो है शुड बी अप्लाइड और एप्लीकेबल टू एनी आर्टिकल बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के द्वारा, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ठीक है, उसके द्वारा क्या है वो डिज़ाइन अप्लाई किया जा सकता है उस आर्टिकल पे। फीचर्स जो हैं डिज़ाइन के इन द फिनिश्ड आर्टिकल शुड अपील टू, यानी कि मतलब आई कैचर हो। एक होता है ना कि एक चीज़ है जो आई को अट्रैक्ट करती है, आँखों को अट्रैक्ट करती है, उसका जो प्रोडक्ट का विजुअल अपेयरेंस होता है, जो आर्टिकल का जो विजुअल अपेयरेंस है वो ऐसा है कि जो क्या है कि आई को अट्रैक्ट करता है, यानी आंखों से हम देखते हैं लगता है यार कि हाँ भी डिज़ाइन अच्छा है, ठीक है। द फीचर्स ऑफ द डिज़ाइन इन द फिनिश्ड आर्टिकल should appeal to and are judged solely by the eye. This implies that the design must appear and should be visible on the finished article for which it is meant. ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट के लिए आपने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, जो डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो आपने ध्यान रखना है कि उस डिज़ाइन का इस्तेमाल उसी आर्टिकल पे करें, उसी प्रोडक्ट पे करें, किसी और पे ना करें। अगर किसी और आर्टिकल पे करना है तो उसकी अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, आपने एक डिज़ाइन बनाया, ठीक है, एक कंपनी है, उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया, ठीक है नहीं, अब डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन करवाई किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। आप वही डिज़ाइन कंपनी किसी दूसरे प्रोडक्ट पे यूज़ करना चाहती है तो कर सकती है? नहीं, पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी तब कर सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है एनी मोड और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो मैं बताया था कि देखिए जो अभी हम पढ़ के भी आए थे, जैसे एक डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है या कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन है, काम करने का तरीका है, तो आप उसको नहीं रजिस्ट्रेशन करवा सकते। एनी मोड और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन और एनीथिंग विच इज इन द सब्सटेंस विच इज इन सब्सटेंस or mere mechanical device would not be registrable design. For instance, a key having its novelty only in the shape of its corrugation or bent at the portion intended to engage with the levers inside the lock associated with the cannot be registered as a design. तो कहते हैं कि यार जैसे मान लो ताला है, ताले का डिज़ाइन नॉर्मल है, अब चाबी जो है उसका लगने का तरीका अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे लॉक होता है, लॉक के सामने चाबी लगती है, की लगती है, और मेरे पास दो ऐसे लॉक हैं कि एक के नीचे से चाबी लगती है, ठीक है, एक को ऐसे बंद कर दो पहले, उसकी चाबी यहाँ से निकाल लेते हैं साइड से, तो साइड से चाबी जब लग जाती है तो इसे बंद हो जाता है, ऐसे ऊपर से इसे बंद हो जाता है, पूरा टाइट हो, बहुत टाइट हो जाता है, तो मतलब उसको काटना मुश्किल हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो आप जो कहते हैं कि खाली ये की का आपने ऐसे किया कि यहाँ से इसको हटा के वहाँ से लगना शुरू हो गया, तो क्या डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें कुछ नयापन नहीं है, ये स्टेबल डिज़ाइन नहीं है। जैसे कोई मैकेनिकल एक वे है, ठीक है, कि हाँ भी चाबी यहाँ से नहीं तो यहाँ से लगेगी, कहीं से लगेगी, ठीक है, तो ऐसे तो फिर सभी सभी डिज़ाइन रजिस्टर करवा लेंगे, किसी की सीधी लगेगी, किसी की नीचे से, किसी की इधर से लगेगी, है कि नहीं? तो फिर तो चलेगा ना। नेक्स्ट है डिज़ाइन, कहता है कि इसमें जो ट्रेडमार्क है, प्रॉपर्टी मार्क है या आर्टिस्टिक वर्क एज डिफाइंड अंडर द कॉपीराइट एक्ट है, वो नहीं आएगा, है कि नहीं? मैंने एक किताब लिखी, किताब में कुछ ग्राफ्स हैं, मान लीजिए डायग्राम्स हैं, अब मैं कहूँगी कि इतने अच्छे डायग्राम्स हैं, डिज़ाइंस हैं इसमें, ठीक है, इसमें जो लुक है, ठीक है, तो उसको मैं रजिस्टर करवाना चाहता हूँ डिज़ाइन के तहत, तो नहीं होगा, क्योंकि वो कॉपीराइट के अंडर है, बुक का है जो कॉपीराइट के अंदर आता है। ठीक है जी। कुल मिला के अगर हम बात करें कि डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन कब की जाएगी, क्या असेंशियल कंडीशंस है? पहले तो एक नयापन होना चाहिए, कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्या है, नोवेल्टी होनी चाहिए। अब जो मेरे एक मैकेनिकल डिवाइस है या मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है, या फिर खाली क्या है कंस्ट्रक्शन है, तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। ठीक है जी। उसके अलावा क्या है कि जो डिज़ाइन है वो अप्लाई होना चाहिए जो प्रोडक्ट के आर्टिकल के ऊपर, डिज़ाइन को उसी आर्टिकल के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं जिस आर्टिकल को जिस आर्टिकल के लिए आपने डिज़ाइन को रजिस्टर करवाया है। और कहते हैं कि जो चीज़ें ट्रेडमार्क में या प्रॉपर्टी मार्क में या कॉपीराइट के अंडर रजिस्टर्ड हैं, तो आप उसका डिज़ाइन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। ठीक है। और हाँ, ये सिंपल सा था कि कहते हैं कि जो डिज़ाइन है, ठीक है, डिज़ाइन जो है वो आंखों को अट्रैक्ट करे, उसका विजुअल अपीयरेंस ऐसा हो कि आई को अट्रैक्ट करता है, और जो ये जो अप्लाई करना है डिज़ाइन हमने आर्टिकल पे, ये बाय द इंडस्ट्रियल प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंडीशंस हैं इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलेवेंट है कि डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से पहले किन कंडीशंस को पूरा करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर ऑफ ए न्यू और ओरिजिनल डिज़ाइन। अब देखिए, मान लीजिए मैंने डिज़ाइन बनाया, तो मैं कौन हो गया? ऑथर ऑफ द डिज़ाइन। ठीक है। बट मान लीजिए मैंने डिज़ाइन बनाया
बट मुझे आपने पैसे दिए थे, मुझे आपने पैसे दिए थे कि ये डिज़ाइन बना के दे। तो अब मैंने तो पैसे लिए हैं डिज़ाइन बनाने के पहले ही, तो क्योंकि और जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ वो आपके कहने पे बना रहा हूँ, तो मेरा तो है नहीं ना। आपने कंसिडरेशन पे किया है, भैया ये पैसे पकड़ और ये बना के दे। तो डिज़ाइन किसका हुआ? आपका हुआ। या मैंने डिज़ाइन बनाया पर आपने मुझे पेमेंट करके डिज़ाइन एक्वायर कर लिया, ठीक है। या उस डिज़ाइन का पूरे प्रोडक्ट में जो पर्टिकुलर डिज़ाइन कुछ हिस्सा है उसको आपने एक्वायर कर लिया मुझसे, भी ये चीज़ मैं कॉपी करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने पे कर दिया आपको, है कि नहीं? आपने मुझे पे कर दिया। और कहते हैं कि देखिए, जहाँ पे क्या अदरवाइज क्या होता है कि जिसने एक्चुअल डिज़ाइन बनाया होता है तो फिर वही मालिक होता है। आई रिपीट ऑल दिस पॉइंट्स। एक तो है कि जैसे मैंने कोई डिज़ाइन बनाया तो मुझे क्या बोलेंगे, एक तरह का मैं ऑथर हो गया, ऑथर ऑफ द डिज़ाइन। अब मैं ही ऑथर हूँ, मैं ही प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है। अब ऑथर ही क्या है? प्रोप्राइटर है। बट मैंने क्या हुआ, डिज़ाइन बनाया तो मैंने, बट आपके लिए बनाया क्योंकि मुझे आपने पैसे ही दे रखे हैं। आपने मुझे 10 लाख रुपए दिया, बोला जल्दी के डिज़ाइन बना के दे। अब मैंने डिज़ाइन बनाया, आपको दे दिया। अब मैं ऑथर हूँ, क्या मैं मालिक हूँ? नहीं, मैं मालिक नहीं हूँ, ठीक है। तो जिसने कंसल्टेशन पे किया है, पहला तो है कि जो ऑथर है, ठीक है, मैंने डिज़ाइन बनाया, मैं मालिक, नॉर्मल केस हो गया। बट मैंने डिज़ाइन बनाया आपके पेमेंट करने पे, आपने मुझे पे किया और मैंने डिज़ाइन बनाया, ठीक है। तो सेकंड, ये सब किसकी बात कर रहे हैं? प्रोप्राइटर की। और डिज़ाइन जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ गया? पर्सन हु पेड द कंसिडरेशन, पर्सन हु पेड कंसिडरेशन फॉर डिज़ाइन, ठीक है। और थर्ड है जिसने पेमेंट करके एक्वायर कर लिया, वो अक्वायर्ड द डिज़ाइन। आपने मुझे पेमेंट की, बाद में मैंने डिज़ाइन तैयार किया था, मेरा था, बट आपने मुझे पेमेंट करके वो डिज़ाइन के सारे राइट्स मुझसे ले लिए, वो अक्वायर्ड द डिज़ाइन। मतलब मकसद तो यही है ना, जिस बंदे ने डिज़ाइन क्रिएट किया, जिसकी क्रिएटिविटी थी, जिसकी क्रिएटिविटी थी, उसको पैसे मिल रहे हैं। ये सरकार चाहती है कि क्रिएटिविटी को प्रमोशन दिया जाए, प्रमोट किया जाए। क्रिएटिविटी प्रमोट कैसे होगी? जो उसकी जेब में कुछ आएगा, ठीक है। वो अक्वायर्ड द डिज़ाइन फॉर कंसिडरेशन, ठीक है जी। चलिए एक एक करके करते हैं। तो पहला क्या है कि वेयर द ऑथर ऑफ डिज़ाइन फॉर गुड कंसिडरेशन एग्जीक्यूट्स द वर्क फॉर सम अदर पर्सन। तो मैंने डिज़ाइन बनाया फॉर गुड कंसिडरेशन, मीन्स द पर्सन फॉर हुम द डिज़ाइन इज सो एग्जीक्यूटेड। तो इस केस में क्या है, ठीक है। तो मालिक कौन होगा? प्रोप्राइटर कौन होगा नए डिज़ाइन का? पर्सन फॉर हुम द डिज़ाइन सो एग्जीक्यूटेड, जिसने पेमेंट की है, ठीक है। फिर कहते हैं कि जहाँ पे किसी पर्सन ने अक्वायर कर लिया, मतलब मैं ऑथर हूँ, मेरी चीज़ है, बाद में एक्वायर कर लिया। एक तो है कि बनाई किसके लिए रहा है? जिसने पेमेंट की है। दूसरा है कि वेयर एनी पर्सन एग्जीक्यूट अक्वायर्स द डिज़ाइन और राइट टू अप्लाई द डिज़ाइन टू एनी आर्टिकल इधर एक्सक्लूसिवली ऑफ एनी अदर पर्सन और अदरवाइज, यानी कि बाकी किसी का राइट खत्म हो गया, सब मेरा राइट रहेगा क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं। या फिर ठीक है, आप भी यूज़ कर सकते हो, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एंड टू द एक्सटेंट इन एंड टू विच द डिज़ाइन और राइट हैज़ बीन सो अक्वायर्ड द पर्सन बाय होम द डिज़ाइन और राइट्स इज सो अक्वायर्ड, ठीक है। तो जिस पर्सन ने इसकी पेमेंट की है, ठीक है, राइट सो अक्वायर्ड है इसके द्वारा, तो वो उसको क्या मानेंगे हम? प्रोप्राइटर। पहले तो क्या है कि बनाया है किसके लिए है? मेरे लिए बनाया आपने, मैंने आपको पैसे दिए, ठीक है। तो आपने क्या किया? वो वर्क एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट द वर्क फॉर सम अदर पर्सन। यहाँ तो शुरुआत से ही क्या है कि पैसे मिल रखे हैं, चलो आप डिज़ाइन बना के दे रहे हो। दूसरे में क्या है कि डिज़ाइन आपने बना लिया है, मैंने आपसे एक्वायर कर लिया। तीसरे में क्या है कि ठीक है, नॉर्मल केस जो हो गया, जिसने बनाया वो मालिक है ना, उसने उससे किसने एक्वायर किया, या किसी ने एक्वायर ही कर लिया मुझसे तो वो मालिक बन गया। जिसने बनवाया ही मुझसे मुझे पैसे दे के था, तो वो तो मालिक था ही पहले ही, ठीक है। तो कहते वेयर द प्रॉपर्टी इन और द राइट टू अप्लाई द डिजाइन हैज डिवॉल्व फ्रॉम ओरिजिनल प्रोप्राइटर अपॉन एनी अदर पर्सन इंक्लूड दैट अदर पर्सन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मिस्टर ए का डिज़ाइन है, ठीक है। मिस्टर ए क्या हो गया? ऑथर ऑफ द डिज़ाइन। अब मिस्टर ए की होगी डेथ, अब वो डिज़ाइन किसके पास चला जाएगा? बेटे के पास। एक ही डेथ होगी तो डिज़ाइन किसके पास पहुंच गया? उसके जो बेटे है उसके पास वो पहुंच गया, ठीक है ना। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। तो दोबारा मैं एक रिपीट करता हूँ सारी बात को। मैं प्रोप्राइटर में क्या आएगा, पहला समझिए दिमाग से लगा के, ठीक है। एक तो जो ऑथर है जिसने वो डिज़ाइन बनाया, तैयार किया, ऑथर ऑफ द डिज़ाइन, ऑथर ऑफ द डिज़ाइन या ओरिजिनल डिज़ाइन। दूसरा हो गया कि अगर इस जिसका जो प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो जाती है मान लीजिए, उस केस में क्या होगा? जो प्रोप्राइटर का, ठीक है, जिसके ऊपर डिवॉल्व अपॉन हो रही है, यानी कि कह सकते हैं एक तरह का डिवॉल्व अपॉन किसकी होती है? जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है नेक्स्ट, ठीक है।
लीगल हेयर हो सकता है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, उसके ऊपर वो उसके बाद चली जाती है, ठीक है, बाय लॉ। एक तो हो गया ऑथर हो गया। दूसरा, अगर जो प्रोप्राइटर है इसका या ऑथर है, ठीक है, तो उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट जो उसका पर्सन होगा, किन वगैरह जो भी होता है, रिश्तेदार वगैरह, उसके ऊपर डिवॉल्व अपॉन होगी तो वो मालिक बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मिस्टर ए ने डिज़ाइन बनाया किसके लिए है, किसी बी के लिए, फॉर गुड कंसिडरेशन। ए ने पैसे पे कर रखे, बी ने पैसे पे कर रखे हैं ए को, और ए ने वो डिज़ाइन तैयार करके दिया बी के लिए। है मालिक कौन हुआ, फिर प्रोप्राइटर कौन हुआ उसका डिज़ाइन का, बी। या फिर क्या है कि ए ने डिज़ाइन तैयार किया, ए ऑथर है, सिंपल इसके पास है। अभी ने क्या किया, इसको 10 लाख रुपए दिया और कहा कि ये सब डिज़ाइन मुझे ट्रांसफ़र कर दे, अब तू नहीं यूज़ कर पाएगा, ठीक है। या तो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली खुद यूज़ करेगा अभी अब, या फिर एज पर द जो भी एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोप्राइटर ऑफ डिज़ाइन की डेफिनेशन, ठीक है, डिज़ाइन की जो प्रोप्राइटर की डेफिनेशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन डिज़ाइन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 4 है ये। कहते हैं कि कौन से डिज़ाइन जो है रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक ऐसा डिज़ाइन जिसमें कुछ नया नहीं है, कुछ ओरिजिनलिटी नहीं है, तो उस डिज़ाइन को कैसे रजिस्टर कर दोगे आप। जिस डिज़ाइन में नया ही नहीं है, कुछ ओरिजिनलिटी ही नहीं है, तो हाउ कुड यू रजिस्टर द डिज़ाइन, आप उस डिज़ाइन को रजिस्टर नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है कि जो डिज़ाइन पहले ही पब्लिश हो चुका है, पहले ही पब्लिश हो चुका है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन लगाने से पहले ही मार्केट में है वो, पब्लिश हो चुका, तो कैसे डिज़ाइन को रजिस्टर कर देंगे आपके, है कि नहीं। या फिर क्या है कि आपका डिज़ाइन जो है वो जो मार्केट में पहले डिज़ाइन है, ठीक है, नॉन डिज़ाइन है, उससे कुछ खास फर्क डिफरेंस नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। या फिर आपका जो डिज़ाइन है ऐसा है कि जो एक तरह से गलत प्रभाव डाल रहा है, ऑब्सीन मैटर, अश्लीलता वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक तरह से इंडिकेट कर रहा है, उस डिज़ाइन को रजिस्टर नहीं किया जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जिसमें कुछ नयापन नहीं है, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि परमिशन लेके आप पुराने को करवा लोगे, तो प्रोहिबिटेड मतलब नहीं कर सकते बस, ठीक है। डिज़ाइन में कुछ नया नहीं है, कुछ ओरिजिनल नहीं है, और जो पब्लिक को पहले डिस्क्लोज हो चुका है, which has been disclosed to the public anywhere in India or in any other country by publication in tangible form or by use or in any other way prior to the filing date or where applicable prior to the date of the application for registration, ठीक है। अब जो डिज़ाइन पहले ही पब्लिश हो चुका है इंडिया में या बाहर, ठीक है, तो आप इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। या जो नॉन डिज़ाइंस हैं, जो पहले ही मार्केट में डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, उससे कुछ खास फर्क है नहीं इसका, ठीक है, इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नॉन डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉन डिजाइन, ठीक है। जो मार्केट में पहले डिजाइन है या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन है, उससे कुछ नया नहीं है इसमें, तो कैसे रजिस्टर कर दें भाई, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्राइजेज और कंटेन्स स्कैंडलस और ऑब्सीन मैटर्स शैल नॉट बी रजिस्टर्ड, ठीक है। स्कैंडलस है, किसी के बारे में जानबूझ के, ठीक है, किसी को इरिटेट करने के लिए, किसी को डिफेम करने के लिए, ऐसा कुछ स्कैंडलस मैटर है या ऑब्सीन मैटर है, तो नहीं किया जाएगा। कुछ नयापन नहीं है तो नहीं किया जाएगा। पहले ही रजिस्टर्ड है, पहले ही पब्लिश हो चुका है मार्केट में, तो नहीं रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। या फिर क्या है कि जो नॉन डिज़ाइंस हैं उससे कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कुछ नॉर्मली वैसे ही है। या फिर ये स्कैंडलस या ऑब्सीन मैटर है इसके अंदर, ठीक है, तो नहीं रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब इसमें क्या था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, ठीक है, केस लॉ था ये, मैसेस ब्राइट ऑटो इंडस्ट्रीज वर्सेज राज चावला। इस केस में हुआ क्या था, यहाँ पे डिज़ाइन की बात ही थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ जी, डिज़ाइन तब रजिस्टर्ड होता है, सेम नॉर्मल बात है, तो इसमें कुछ नयापन हो, कुछ नयापन नहीं है तो आप उस डिज़ाइन को रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, ठीक है। तो डिज़ाइन जो फुली रजिस्टर्ड हो सकता है, फुल डिज़ाइन, या किसी आर्टिकल पे कुछ पार्शल चीज़ नहीं है, आपकी नॉर्मल पुरानी चल रही है, तो उस पार्शल को भी आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो, ठीक है जी, ठीक है जी। तो केस को रीड करते हैं पहले हम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सप्रेशन न्यू और ओरिजिनल। अब जैसे रजिस्ट्रेशन होनी है डिज़ाइन की, तो उसमें क्या था, एक न्यूनेस होना चाहिए, नोवेल्टी होना चाहिए, कुछ ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो था कि हाँ जी, ये होता क्या है कि विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड एनीवेयर और इट हैज़ बीन मेड नोन टू पब्लिक एंड दैट इट हैज़ बीन इन्वेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम और इट हैज़ नॉट बीन रिप्रोड्यूस्ड बाय एनीवन। फिर नया का मतलब क्या है कि तो नयापन हो, ठीक है, उसके अलावा कहीं पब्लिश ना हुआ हो, ठीक है, पब्लिक को पता ना हो इसके बारे में, और ये फर्स्ट टाइम ये डिज़ाइन इन्वेंट हुआ हो, ठीक है, जो पहले किसी ने प्रोड्यूस ना किया हो। इट वॉज हेल्ड बाय, ये केस लो था मैसे ब्राइट ऑटो इंडस्ट्रीज वर्सेस श्री राज चावला जी, ठीक है। इट वॉज हेल्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट
दैट न्यू का मतलब क्या है? न्यू इज टेकन जनरली टू मीन एज डिफरेंट टू व्हाट हैज गॉन बिफोर, जो पहले हो चुका है उससे नया है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू। एंड ओरिजिनल एज समथिंग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ऑथर, ठीक है, यानी कि ऑथर ने जो बनाया है वो एक ऑथर चीज बना रहा है तो इसकी ओरिजिनल चीज है, प्लस जो है वो मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट है, जो मार्केट में अवेलेबल है डिजाइन उससे अलग है। इन द मैटर ऑफ नोवेल्टी, नोवेल्टी भाई नयापन, आई हैज टू बी द अल्टीमेट आर्बिटर, यानी आई ही डिसाइड करेगी, आंखें ही डिसाइड करेगी इसकी लुक जो है वो डिफरेंट है या नहीं है, डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर डिजाइन है कि नहीं है। एक विजुअल जो अपीयरेंस है गुड्स की, ठीक है, जो आर्टिकल है उसकी जो विजुअल अपीयरेंस है, ठीक है, वो आईज ही डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये डिफरेंट दिखता है ये। एंड द डिटर्मिनेशन हैज टू रेस्ट ऑन द जनरल ऑक्यूलर इंप्रेशन, जो आंखों से हमें दिख रहा है, ठीक है, वही जो आईज इंप्रेशन है वही डिसाइड कर पाएंगे, जो विजुअल एक इंप्रेशन है गुड्स का, ठीक है, आर्टिकल का जो विजुअल इंप्रेशन है, तो वही बता पाएगा कि हाँ जी ये जो डिज़ाइन है ये इसमें न्यूनेस है कि नहीं है, ओरिजिनलिटी है कि नहीं है, नोवेलिटी है कि नहीं है, ठीक है। To secure recognition for its newness or its originality, it is imperative that design identical with or even materially similar to the relevant design should not have been published or registered previously। तो ये भी ध्यान रखना है हमने कि जो डिज़ाइन है वो पहले रजिस्टर्ड ना हुआ हो, पब्लिश ना हुआ हो, ठीक है। स्लाइट ट्रेवल और इन्फिनिटेसिमल यानी स्मॉल वेरिएशन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डिज़ाइन, ठीक है, जो स्मॉल वेरिएशन भी होता है प्री एग्जिस्टिंग डिज़ाइन से, will not qualify it for registration taking into account the nature involved। The change introduced should be substantial। तो थोड़ा ध्यान रखना कि आपने थोड़ा बहुत डिफरेंस कर लिया जी, हल्का फुल्का वेरिएशन कर लिया किसी के डिजाइन से, आप कहते हो कि इसका रजिस्ट्रेशन कर दो, इट विल नॉट बी अलाउड। वाई? क्योंकि चेंज जो है, डिफरेंशियल जो है, जो डिफरेंशियल है, ठीक है, वो सब्सटैंशियल होना चाहिए, डिफरेंस सब्सटैंशियल होना चाहिए। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजाइन है इन द मार्केट और आपके डिजाइन में क्या है कि सब्सटैंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके आपका डिजाइन जो है वो रजिस्टर्ड होगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू जस्टिफाई रजिस्ट्रेशन दैट द होल ऑफ द डिजाइन शुड बी न्यू। ऐसा भी जरूरी नहीं है, ये नहीं कि सारा डिजाइन नया हो, ठीक है, पार्ट ऑफ द डिजाइन में भी न्यू, ठीक है, उसका आप पार्ट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल डिजाइन शुड बी न्यू, ऐसा कोई होना जरूरी नहीं है। न्यूनेस में बी कन्फाइंड ओनली टू ए पार्ट ऑफ इट, ठीक है, याद रखना कि सारा का सारा जो प्रोडक्ट का डिजाइन है वो बिल्कुल नया होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। पार्ट ऑफ द जो आर्टिकल है, ठीक है, उसमें जो पार्ट ऑफ द डिजाइन है दैट में बी न्यू, ओरिजिनल या डिफरेंट, ठीक है, बट दैट पार्ट मस्ट बी सिग्निफिकेंट वन। ये ना हो कि अब 90% डिजाइन तो पुराने वाले हैं, अब 10% आप नया डिजाइन ऐड कर रहे हो, बोलते हो कि 10% की आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वो नहीं, जो आप नया डिजाइन लेकर वो सब्सटैंशियल हिस्सा हो, ठीक है, पुराने डिजाइन के कंपेरेटिवली सब्सटैंशियल पार्ट उस आर्टिकल का, उसका डिजाइन नया हो। एंड इट शुड बी इंपॉर्टेंट इनफ टू इम्पार्ट टू द होल डिजाइन ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। और जो नया आर्टिकल है, जो एक आर्टिकल है, उसको जो नया डिजाइन है उसकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी निकल के आती हो, नयापन होता हो उसमें। अनलेस द रजिस्ट्रेशन सॉर्ट फॉर द सेट पार्ट अलोन। फर्दर इट वॉज हेल्ड दैट it is the duty of the court to take special care that no design shall be counted new or original unless it is distinct from what previously existed by something essentially new or original which is different from ordinary trade variants which may have lost been common matters of the test or choice in that trade। तो कोर्ट का कहना यहाँ पे भी यही है कि कहते कोई भी डिज़ाइन का नया काउंट नहीं किया जाएगा जब तक कि जो प्रीवियसली एग्जिस्ट हो रहा है उससे कुछ नया ना हो, उससे कुछ नया होना हो या उससे नई कुछ ओरिजिनलिटी ना हो, तब तक कोई उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सिंपल भाषा में कहा जाए, यानी अगर आपने डिज़ाइन नया रजिस्टर करवाना है तो उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, नोवेल्टी होनी चाहिए, न्यूनेस होना चाहिए। और जो पहले ही जो पब्लिश हो चुके हैं मार्केट में डिज़ाइन, ठीक है, जो पब्लिक डोमेन में डिज़ाइन है उससे वो डिफरेंट होना चाहिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि टोटल जो डिज़ाइन है आर्टिकल का वो टोटल ही डिज़ाइन नया हो। तो पार्ट ऑफ द डिज़ाइन जो है अगर वो नयापन है, उसमें नई ओरिजिनलिटी है, नोवेल्टी है, तो उसको भी रजिस्टर किया जा सकता है। पर जो पार्ट है वो सब्सटैंशियल पार्ट होना चाहिए, ना कि आप ज़रा सा वेरिएशन करके उसके रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बेटा, अगला बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो कंट्रोलर और पेटेंट है उसी के पास रजिस्ट्रेशन जाती है डिज़ाइन की भी, ठीक है। द कंट्रोलर में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एनी पर्सन claiming to be the proprietor of new or original design not previously published in any country and which is not contrary to the public order or morality register the design under this act। तो जो एप्लीकेंट है, ऑथर ऑफ द डिज़ाइन है, वो एप्लीकेशन लगाता है,
अब ऑथर ऑफ द डिज़ाइन आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। जो ऑथर ऑफ द डिज़ाइन है, ठीक है, तो वो क्या लगाएगा, एक एप्लीकेशन, ठीक है, प्रोप्राइटर, सॉरी, अब प्रोप्राइटर क्या होता है वो आपको पता ही है, यानी कि अगर मैंने चीज़ बनाई है, मेरे पास ही है कि नहीं, मेरी जो एक चीज़ बनाई गई है, मेरा डिज़ाइन बनाया गया, मेरे पास ही है वो, तो मैं कौन हूँ, प्रोप्राइटर हूँ। और मैंने ही बनाया है, बट आपने मुझे को पैसे दिए थे तो मैंने बनाया है, फिर आप प्रोप्राइटर हो। या बनाया तो मैंने है, पहले मैंने बनाया है, बट मैंने भी रजिस्टर नहीं करवाया, उसके लिए आपने मुझे पैसे दे दिए, अब मैंने आपको भेज दिया, तो आपने रजिस्टर करवा लिया अपने नाम पे, एग्रीमेंट है आपके पास, ठीक है, तो आप प्रोप्राइटर हो, ये भी हम पढ़ के आए थे, ठीक है। चलिए, तो और हाँ, जो जहाँ पे क्या है कि कुछ डेथ वगैरह हो जाती है, तो जिसके ऊपर डिवॉल्व अपॉन होता है, जिसके पास चला जाता है, तो उसको प्रोप्राइटर मान लेते हैं। तो जो प्रोप्राइटर है डिज़ाइन का, वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगाएगा, कंट्रोलर देखेगा कि हाँ जी ये डिज़ाइन नयापन है, ओरिजिनल है, नया है, और ये पहले पब्लिक डोमेन में नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो इस डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड फीस में होनी चाहिए, ठीक है, और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, है कि नहीं, जो भी जैसे बोला गया रूल्स में वैसा होना चाहिए। और लगानी कहाँ पे ये फाइल करनी है, कंट्रोलर के पास इन द पेटेंट ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब कहते हैं कि देखो कोई भी डिज़ाइन है, ठीक है, अब एक आप कहते हैं कि एक क्लास का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, डिज़ाइन मे बी रजिस्टर्ड इन नॉट मोर देन वन क्लास। अब एक क्लास में नंबर ऑफ डिज़ाइन आ सकते हैं, लेकिन एक क्लास है, जैसे ज्वेलरी है, ठीक है, ज्वेलरी है, उसकी एक क्लास है कि नहीं, उस क्लास में एक क्लास का एक एक एप्लीकेशन में एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ डिज़ाइन की आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, एक पर्टिकुलर क्लास जो है उसका करा सकते हो, उसके अंदर अलग सारे आर्टिकल्स हैं, अलग अलग डिज़ाइंस हैं, तो उसका करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। And in case of doubt as to the class in which a design ought to be registered, the controller may decide the question। कल को यही नहीं पता लगता कि इस क्लास में रजिस्टर्ड होगा ये, ठीक है, तो इसका एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन होता है कि किस प्रकार से जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डिज़ाइंस हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि कल को ये दिक्कत आती है कि ये नहीं पता लगता कि कौन सा डिज़ाइन कौन सी क्लासिफिकेशन में आएगा, तो कंट्रोलर जो है उसका डिसीजन शैल बी फाइनल। रिफ्यूजल, controller may, if he thinks fit, refuse to register any design presented to him for registration, but any person agreed by any such refusal may appeal to हाई कोर्ट। कंट्रोलर अगर मना करता है, रिजेक्ट करता है, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, तो आप जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं किसको, हाई कोर्ट को। अबेंडनमेंट ऑफ एप्लीकेशन, अब देखिए आपने क्या है कि चलो एप्लीकेशन लगा दी, अब एप्लीकेशन में ही डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, एप्लीकेंट ने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, निगलेक्ट कर रखा है, इसके कारण से वो एप्लीकेशन पूरी ही नहीं हो पाई, ठीक है, पूरी ही नहीं हो पाई, तो उसको टाइम दिया गया कि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लो, बट अगले ने तब भी नहीं किया, मतलब एप्लीकेशन दे दी है, पूरा फॉर्म उसको इंटीमेट भी किया, अब इसमें ये कमी है, इसको दुरुस्त करो, तो अगला उसको जो कमियाँ है उसको कवर अप करता ही नहीं, सही नहीं करता उसको, उसकी एप्लीकेशन को अबेंडन कर दिया जाएगा, यानी डेट खत्म। रजिस्ट्रेशन डेट कब से मानी जाएगी, जिस दिन आपने अप्लाई किया था, मैंने मान लो आज अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन होगा 4 महीने बाद, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई 4 महीने बाद, तो अब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी मानी जाएगी, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन लगाई थी। डिजाइन व्हेन रजिस्टर्ड शैल बी रजिस्टर्ड एज ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सिंपल सिंपल बात है, एप्लीकेंट है, ठीक है, एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगाता है, आगे पढ़ेंगे और भी अच्छे से, इसमें पॉइंट हैं अभी। एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगाएगा कंट्रोलर को, ठीक है, कंट्रोलर एक्चुअली क्या करता है कि कुछ कमी होती है तो इंटीमेट करता है कि हाँ भी इसको सही करो, ठीक है। उसके अलावा ये पब्लिकेशन होता है, तो पब्लिश किया जाता है, ठीक है, अपोजिशन आती है, किसी को अपोज करना, अपोजिशन का टाइम दिया जाता है, तो इस डिज़ाइन को भी, मान लीजिए डिज़ाइन किसी की कॉपी है, किसी के साथ मैच करता है, तो अगर इसको चैलेंज करना चाहता है, तो अपोज करना चाहता है, अपोज कर सकता है। फिर जब अपोज करता है तो कंट्रोलर दोनों की बातें सुनता है, जो अपोज कर रहा है एप्लीकेंट की बातें सुनता है, तो लगता है कि हाँ भाई जो एप्लीकेंट है सही है, इसका डिज़ाइन नया है, ओरिजिनल है, तो जिसने अपोज किया उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसको जो रजिस्ट्रेशन है वो ग्रांट कर दी जाती है, ठीक है जी। तो कंट्रोलर करेगा कब रजिस्टर, जब उसमें नयापन है, ओरिजिनलिटी है, और ये जो डिज़ाइन है पहले पब्लिश नहीं हुआ, ना ही इंडिया में ना इंडिया के बाहर किसी भी टेंजिबल फॉर्म में, ठीक है ना। और हाँ, अगर कंट्रोलर मना करता है तो उसके खिलाफ जो अपील है एप्लीकेंट कहाँ कर सकता है, हाई कोर्ट में, ठीक है। मना जब भी करेगा तो कंट्रोलर तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, ठीक है। चलिए, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वर्क फ्लो।
अब समझिए कि जिसने एप्लीकेशन लगाई पहले, लगा दीजिए, ठीक है, जो डालना था डाल दिया, एप्लीकेशन नंबर, डेटिंग जो भी करनी होती कर दिया, ठीक है। तो अब एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन चल रहा होता है, ठीक है, एग्जामिन करते हैं कंट्रोलर, ठीक है। अब कोई उनको लगा सब सही सही है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया, फिर नोटिफिकेशन में डाला, ठीक है, फिर सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब कहते हैं कि देखिए इसमें एग्जामिनेशन में दो चीज़ें हैं, एक तो कंट्रोलर को कोई समस्या नहीं है, कंट्रोलर को कोई समस्या नहीं आ रही, और दूसरा क्या है कि कोई ऑब्जेक्शन आ रही है मान लो, तो ऑब्जेक्शन को कम्युनिकेट करना, कोई प्रॉब्लम आई है तो ऑब्जेक्शन को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अब कम्युनिकेट जब कर दिया तो अगले ने ठीक है जो ऑब्जेक्शन थी उसको दूर कर दिया। मान लो मैंने एप्लीकेशन लगाई तो कंट्रोलर ने कहा ये कमियाँ हैं, तो मैंने कमियाँ दूर कर ली, ठीक है। तो मेरी एप्लीकेशन फिर एक्सेप्ट हो गई और उसको पब्लिश कर दिया गया और सर्टिफिकेट दे दिया गया। फिर कहते हैं कि मान लीजिए अब कम्युनिकेशन को इंटीमेट किया गया, कम्युनिकेशन मुझे बताई गई भी हाँ भाई तुम्हारे ये प्रॉब्लम जो है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्शंस को कम्युनिकेट किया गया, जो ऑब्जेक्शन थी कंट्रोलर को उसको उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया। तो एक तो था कि मैंने कंप्लाइंस कर ली, तो ठीक है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, सर्टिफिकेट मिल गया। अब मान लीजिए मैंने जो मुझे जो कम्युनिकेशन हुई थी ऑब्जेक्शंस की तो मैंने मानी नहीं, ठीक है, नॉन कंप्लायंस कर दिया ऑब्जेक्शन का, ठीक है, अथॉरिटी है, आपकी एप्लीकेशन गई अबेंडन, सिंपल। फिर था कि जो आपको जो कम्युनिकेशन हुआ है ऑब्जेक्शंस का, ठीक है, उसकी हियरिंग होती है, इफ ऑब्जेक्शंस आर कंटेस्टेड, मैं कहता हूँ जी आपने जो ऑब्जेक्शन दिए हैं वो नहीं, मैं नहीं मानता, आपके ऑब्जेक्शन ही गलत है, तो चलो सुनवाई होती है कंट्रोलर के पास ऑब्जेक्शन में क्या कमी है, ठीक है। तो अगर मेरी जो प्रॉब्लम है सुनी नहीं, कंट्रोलर ने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा कि आप जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं ये वैलिड नहीं है, गलत ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, बट कंट्रोलर कहता है नहीं जी हमारी ऑब्जेक्शन तो जायज़ है, हम आपको डिसीजन ग्रांट नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारी जो ऑब्जेक्शन है इसको दूर नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बटा, लास्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास, हाई कोर्ट, ठीक है। तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं कहाँ पहुँच गया, हाई कोर्ट, ठीक है। तो ठीक है अब हाई कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा, मेरी बात को रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट कर लेता है, मान लो हाई कोर्ट अगर एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्या है कि एक्सेप्ट हो गया सब कुछ, तो फिर ठीक है उसको ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश किया जाएगा, मुझे सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस था कि ठीक है उन्होंने मेरी सुनवाई की है, मेरी बात सुनी, मेरी बात सुनी, मैंने कहा जी, मैंने मतलब उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज की थी पहले, तो मैंने उनके ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर दी, ठीक है जी। तो अब मेरी बात उन्होंने कहा कि ठीक है जो आप कह रहे हो वो सही है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्शन थी उसको हटा दिया गया, अब जो एक्सेप्टेंस दे दिया उन्होंने कंट्रोलर ने, फिर वही नोटिफिकेशन में आया, नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ ऑफिशियल जर्नल में और फिर सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। अब मानिए कि मैंने जो एप्लीकेशन लगाई है, किसको लगाई है, कंट्रोलर को, ठीक है, कंट्रोलर को एप्लीकेशन लगाई। अब कंट्रोलर को कोई तकलीफ नहीं है, पहला किस समझते हैं, कंट्रोलर को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, ओके है सब कुछ, एग्जामिन कर लिया, एग्जामिन करने के बाद सब ओके है, ठीक है। पहले उन्होंने एग्जामिन किया, ऐसे कह सकते हैं, पहले एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद उनको लगा ओके है, तो पब्लिश कर दिया उन्होंने नोटिफिकेशन एक, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आरसी यानी ग्रांट कर दिया मुझे, ठीक है, कहानी खत्म होगी। दूसरा है कि एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन लगाई, कंट्रोलर ने क्या किया, कंट्रोलर ने एग्जामिन किया और ऑब्जेक्शन खड़ी कर दी। अब जो ऑब्जेक्शन खड़ी की है मैं इसे समझा देता हूँ, ऑब्जेक्शन खड़ी की है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपने ये नॉन कंप्लायंस किया, कमियां निकाल दी, ठीक है, डिफेक्ट्स निकाल दिए, तो मैंने डिफेक्ट्स की कंप्लायंस कर ली, तो उन्होंने कहा ओके है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, यही नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया, फिर क्या है कि सर्टिफिकेट इशू हो गया। अब मान लो उन्होंने कमियां निकाली, मैंने कोई किया ही नहीं, सोल्यूशन नहीं किया उसका, तो मेरी एप्लीकेशन अबेंडन, ठीक है। मान लो उन्होंने कमियां निकाली बट मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया, मैंने कहा नहीं जो आप कमियां निकाल रहे हो गलत है। अब उन्होंने क्या किया, मेरी बात सुनी नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ, हाई कोर्ट जा सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ। मान लो मैंने उनको कहा कि आप जो गलतियां निकाल रहे हैं गलत है, उनको भी लगा हाँ यार ये सही बोल रहा जगदीप, तो उन्होंने कहा कि ओके आपकी एप्लीकेशन सही है, ठीक है, फिर आगे वही नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा, सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाएगा, कॉमन सेंस वाली बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल, आपने देखो एक डिज़ाइन आप करवा रहे हो रजिस्ट्रेशन उसकी, तो आपने ये भी बताना है कि ये डिज़ाइन किस पर्टिकुलर आर्टिकल पे यूज़ करोगे,
अगर आप सेम डिज़ाइन को किसी और आर्टिकल पे भी यूज़ करना चाहते हो तो आप उसकी भी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, बताओगे उनको ये सेम डिज़ाइन हम किसी और आर्टिकल पे भी रजिस्टर इसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन इन ए क्लास डिज़ाइन में बी रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी और ऑल ऑफ द आर्टिकल्स कंप्राइज इन ए प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ आर्टिकल्स। देखो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि एक क्लास में जो आर्टिकल है तो एक ही क्लास में आप क्या है एप्लीकेशन लगा सकते हो। ठीक है, एक ही एप्लीकेशन में आप डिफरेंट क्लासेस अप्लाई नहीं कर सकते। बट हाँ, एक क्लास पे मल्टीपल जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उनके जो डिज़ाइन है, मल्टीपल एक डिज़ाइन बनाया आपने, जिस डिज़ाइन को आप मल्टीपल आर्टिकल पे यूज़ करोगे। एक डिज़ाइन बनाया जो एक पर्टिकुलर क्लास में फॉल कर रहा है, उस क्लास में मल्टीपल आर्टिकल्स फॉल करते हैं, तो वो सेम डिज़ाइन मल्टीपल अलग अलग आर्टिकल्स पे यूज़ किया जाएगा, तो वो एप्लीकेशन आपकी जायज़ है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन इन ए क्लास, तो कहते हैं जी ए डिज़ाइन में बी रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी और ऑल ऑफ द आर्टिकल्स कंप्राइज इन ए प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ आर्टिकल्स। कहते हैं क्वेश्चन आइज टू द क्लास टू बी डिटरमाइंड बाय द कंट्रोलर। अब किस क्लास में, हमें ऊपर पढ़ के आए थे अभी, तो जो डिज़ाइन है वो किस क्लास में फॉल करता है। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, इसका डिसीजन किसके पास होगा, सारा का सारा कंट्रोलर के पास। एनी क्वेश्चन अराइजिंग एज टू द क्लास विद इन विच एनी आर्टिकल फॉल्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द कंट्रोलर, जिसका डिसीजन होगा फाइनल। ठीक है, एक आर्टिकल जो है उसका जो डिज़ाइन है कौन सी क्लास में फॉल करता है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कंट्रोलर एंड हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। एडिशन ऑफ न्यू आर्टिकल इन द ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लास। आप कहते हैं कि एक क्लास रजिस्टर्ड है, उसमें एक आर्टिकल रजिस्टर्ड है कि हाँ जी ये वाला डिज़ाइन हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे करेंगे। अब वही डिज़ाइन को क्या है कि आप एक और आर्टिकल पे अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या है कि अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। Whether design has been registered in respect of any article comprised in a class of article, the application of proprietor of the design is to register it in respect of some one or more other articles। मतलब वही डिज़ाइन आप एक या एक से ज़्यादा आर्टिकल पे यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, उसके लिए आपने एप्लीकेशन लगानी है। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोप्राइटर in respect of some one or more other articles comprised in that class of articles shall not be refused, nor shall be registration be invalidated on the ground of design not being a new or original design by reason only that it was so previously registered। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहते हैं कि देखो मैंने अगर एक पहले एक डिज़ाइन रजिस्टर करवा लिया कि हाँ जी ये डिज़ाइन में एक पहले क्या है कि इस आर्टिकल पे यूज़ करूँगा, तो कर दिया। अब वही डिज़ाइन को मैं चाहता हूँ अलग आर्टिकल पे यूज़ करना, तो मैं उनको मुझे एप्लीकेशन लगानी पड़ रही है दोबारा। अब मैं जब एप्लीकेशन लगाऊंगा तो कंट्रोलर ये कह के रिजेक्ट नहीं करेगा मेरी एप्लीकेशन कि भैया ये डिज़ाइन तो पहले रजिस्टर्ड है और तूने तो करवाया था ये। ठीक है, तो फिर भी मेरी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगी, तो मुझे डिज़ाइन वो अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन तो था ही मेरा, डिज़ाइन तो था ही मेरा वो। ठीक है, तो मुझे अलाउ कर दिया जाएगा। और ऑन द ग्राउंड ऑफ डिज़ाइन हैविंग बीन प्रीवियसली पब्लिश इन इंडिया or in any other country by reason only that it has been applied to article in respect of which it was previously registered। ठीक है, तो कहते हैं कि मान लो ये पहले रजिस्टर्ड था, इस बात पे दो कारण कहते हैं, दो बातें बता रहे हैं कि केवल इसी दो बातों के आधार पे, दो में से किसी भी बात के आधार पे आपकी जो एप्लीकेशन है, क्या आप वही वाला डिज़ाइन दोबारा किसी और आर्टिकल पे यूज़ करना चाहते हो, तो कहते हैं कि इस आधार पे कि ये डिज़ाइन तो नया नहीं है, ये डिज़ाइन तो पहले ही रजिस्टर्ड है, इस आधार पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की जाएगी वही डिज़ाइन को नए किसी आर्टिकल पे यूज़ करने के लिए। और इस आधार पे कि डिज़ाइन तो क्या है कि पहले पब्लिश हो चुका है इंडिया में। ठीक है, पब्लिश हो चुका है इंडिया में और किसी और कंट्री में, बाय रीजन ओनली दैट इट हैज़ बिन अप्लाइड टू आर्टिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वॉज प्रीवियसली रजिस्टर्ड। सेम वैसे ही बात है कि हाँ जी पहले रजिस्टर्ड हो चुका है, पहले पब्लिश हो चुका है जी, ये तो किसी कंट्री में या इंडिया में, किसी और कंट्री में या इंडिया में, और ये अप्लाई भी हो चुका है किसी पर्टिकुलर आर्टिकल पे। ठीक है, तो उसके लिए रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि भैया हमारे पास रजिस्ट्रेशन, हमारे नाम पे रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो हम इसको दोबारा यूज़ करना चाहते हैं किसी और आर्टिकल पे, तो अलाउड है। इट मे बी नोटेड दैट सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन shall not be extend the period of copyright in design beyond that arising from the previous registration। आप कहते हैं कि ये ध्यान रखना कि आप सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, पर ध्यान रखना कि जो एक्सटेंशन है वो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं समझे? जैसे मान लो आपने एक डिज़ाइन रजिस्टर करवाया, उस डिज़ाइन की जो वैलिडिटी है वो 10 ईयर्स है। अब ये डिज़ाइन किसी एक प्रोडक्ट के लिए रजिस्टर्ड हुआ था, अब 2 साल निकल गए, तो 2 साल बाद क्या किया, वही डिज़ाइन को आपने एक नए आर्टिकल के लिए
रजिस्टर करवा लिया, है कि नहीं। अब कहते हैं कि अब क्वेश्चन ये आया कि अब डिज़ाइन की वैलिडिटी क्या है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करें या यहाँ से करें, तो कहते हैं शुरुआत यहीं से की जाएगी। तो यानी कि अब ये नहीं कि आपने नया आर्टिकल ऐड कर लिया उस डिज़ाइन के लिए, ठीक है, वही डिज़ाइन को आप नए आर्टिकल पे अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ से 10 साल मिल जाएंगे। वैलिडिटी वही 10 साल की रहेगी, यानी इसके बाद जो रिमेनिंग बची है वही रहेगी बस, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो ठीक है, जो पहले प्रोडक्ट के लिए जो डिज़ाइन था, ठीक है, उसका एक्सपायरी हो गया, तो जो डिज़ाइन था वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी था। मतलब कहने का भाव, ये जो रजिस्ट्रेशन थी एक डिज़ाइन की थी, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन की थी, और वो डिज़ाइन एक्सपायर हो गया 10 साल बाद, ठीक है। चलिए, कहते हैं वेयर एनी पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डिज़ाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल एंड आइदर। आप कहते हैं कि आप एप्लीकेशन लगाते हो, अब आप एप्लीकेशन लगाते हो और तो वही अगर डिज़ाइन पहले ही रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है, डिज़ाइन हैज़ been previously registered by another person in respect of the same other article, some other article, या डिज़ाइन जो है, ठीक है, to which the application relates consists of a design previously registered by another person in respect of the same or some other article with modification or variation not sufficient to alter the character or substantially to affect the identity thereof। यानी कि जो हम पढ़ के आए थे सुप्रीम कोर्ट वाला जजमेंट, जो हम बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन तब होगी, एक तो ये नया हो आर्टिकल, पहले रजिस्टर्ड ना हुआ हो, ओरिजिनलिटी हो, और दूसरी बात ये थी कि ऐसा नहीं कि आप भले कि हल्का फुल्का वेरिएशन करके बोलें कि डिज़ाइन नया है। हाँ, आप कर सकते हैं, बस वेरिएशन सब्सटेंशियल होना चाहिए, तब जाके डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन होगा। तो कहते हैं कि देखो, एक तो पहले ही वो रजिस्टर्ड हो चुका है तो डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर कहते हैं कि मान लीजिए कि जो डिज़ाइन है, ठीक है, उसमें वो किसी पुराने डिज़ाइन से वेरिएशन तो करता है पर थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, सब्सटेंशियल वेरिएशन नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। देन इफ एट एनी टाइम while the application is pending the applicant becomes, यह एक बड़ा शानदार पॉइंट है। कहते हैं कि अब मान लीजिए आपका डिज़ाइन नया नहीं है, आपका डिज़ाइन में कुछ नया नहीं है, या आपका जो डिज़ाइन है उसमें कुछ खास वेरिएशन नहीं है, फिर भी आपको क्या है कि अलाउ कर दिया जाएगा, अगर 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 आपने पिछले वाला डिज़ाइन ही आपने खरीद लिया। ये समझे, एक डिज़ाइन है एक आर्टिकल के रिगार्डिंग, ठीक है। अब आज आप जाते हो कंट्रोलर के पास भी, एप्लीकेशन लगाते हो, एप्लीकेशन लगा दी कि भैया ये हमारा डिज़ाइन रजिस्टर कर दे भाई। अब आपकी एप्लीकेशन क्या है, पेंडिंग है, आपकी एप्लीकेशन क्या है, पेंडिंग है। और वैसी पेंडेंसी के दौरान आपने क्या किया, ये जो डिज़ाइन था पुराने वाला जो पहले ही रजिस्टर्ड है, ठीक है, और जो नया आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, ठीक है, वैसे ही है। यानी आपका जो डिज़ाइन है ना तो कुछ ओरिजिनलिटी है, ना कुछ नयापन है इसमें, और ना कुछ सब्सटेंशियल वेरिएशन है इस वाले डिज़ाइन से जो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो ये तो आपको पता ही है, अब इसकी तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगी नहीं, वो मना करेंगे। बट अभी आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग ही है, तो पेंडेंसी के दौरान ही आपने क्या किया, ये वाला डिज़ाइन बाई कर लिया, एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, ये डिज़ाइन आपने खरीद लिया। अब तो इसी के मालिक भी आप बन गए, ठीक है। अब आप इसके मालिक बन गए तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे रिजेक्ट, क्योंकि अब बेशक ये डिज़ाइन नया नहीं है, ठीक है, बेशक ये डिज़ाइन पिछले वाले डिज़ाइन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर जो पिछला डिज़ाइन आपका है, तो ये डिज़ाइन यानी इस डिज़ाइन जो सेम है, मान लीजिए, तो हम अभी पढ़ के आए थे कि सेम डिज़ाइन यूज़ किया जा सकता है, अलाउ किया जाएगा, ठीक है, किसी और आर्टिकल के लिए। तो यानी कि इसी के इस कहने पे कि हाँ भी ये डिज़ाइन तो नया नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है इसमें कुछ, और ये पहले ही रजिस्टर्ड है, कुछ खास वेरिएशन नहीं है, तो मना नहीं किया जाएगा। इसका मना इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि जब मेन आपका ही है, तो मेन वाला ही, जो पहले वाला ओरिजिनल वाला आपके हाथ में आ गया, आपके कंट्रोल में आ गया, और सेम आपका जो नया ये डिज़ाइन है या हल्का फुल्का फ़र्क है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो इसको भी कैसे मना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इसको तो आप यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है, दोनों आपके हो गए। हाँ, अगर ये आपने ना खरीदा होता तो फिर तो कैसे करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपके डिज़ाइन में कुछ नयापन नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है, नोवेल्टी नहीं है, कुछ सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। आई होप का समझ आया होगा। अब पढ़ लेते हैं। देन इफ एट एनी टाइम
वाइल द एप्लीकेशन इज पेंडिंग, एप्लीकेशन पेंडिंग है अभी, और जो एप्लीकेंट है नए वाला, तो उसने क्या किया, बिकम द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ द डिजाइन प्रीवियसली रजिस्टर्ड, पुराने वाला डिजाइन उसके पास आ जाता है कि नहीं। द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन shall apply as if at the time of making the application had been applicant had been registered proprietor of that design। तो जब एप्लीकेशन लगाई गई थी तो उसी समय से वैसा माना जाएगा जैसे मालिक था। ये समझे? देखो, जिस समय एप्लीकेशन लगाई गई थी उस टाइम तो मालिक था नहीं, तो वो कैसे एप्लीकेशन लगा रहा था, है कि नहीं। जो ऐसे डिज़ाइन की एप्लीकेशन कैसे लगा रहा था कि जो डिज़ाइन में कुछ नयापन नहीं है कि नहीं। तो कहते हैं कि देखिए, बाद में नयापन नहीं, ठीक है, नयापन नहीं है, सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं है कि नहीं। बट बाद में हमने खरीद तो लिया पिछले वाला डिज़ाइन, ओरिजिनल वाला जब हमारे कंट्रोल में आ गया तो कहते हैं कि ये माना जाएगा कि ये जो ओरिजिनल वाला कंट्रोल में था उसी दिन से कंट्रोल में था जिस दिन एप्लीकेशन लगाएगी, उसी दिन से कंट्रोल में था जब एप्लीकेशन लगाएगी, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की जाएगी। यानी एप्लीकेशन जो लगाई है ऐसे माना जाएगा कि हम भी ये सोच के लगाई है, ये डिज़ाइन भी हमारा था, ठीक है, तो हम उसके साथ का मिलता जुलता को डिज़ाइन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है, क्योंकि तो मेन तो हमारा ही है कि नहीं। कॉमन सेंस है या नहीं, बड़ा शानदार पॉइंट है ये वाले। कहते हैं इन अदर वर्ड्स इफ़ यू अप्लाई, एग्जाम्पल दी मैंने, जैसे कि मान लीजिए आप एक डिज़ाइन के लिए अप्लाई करते हैं, डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और वो किसी और के डिज़ाइन से मैच करता है, और बाद में आप उस पुराने वाले डिज़ाइन के आप ही मालिक बन जाते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन को माना जाएगा जैसे ये आपके पास शुरू से ही थी, ये डिज़ाइन पुराने वाला आप ही के पास था शुरू से जब ये एप्लीकेशन लगाई गई थी, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की जाएगी। ठीक है ना, आया मजा? सर जी, आ गया मजा। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन। अब कहते हैं कि देखिए, जो भी आपका डिज़ाइन रजिस्टर्ड हो जाता है, जो भी आपका डिज़ाइन रजिस्टर्ड होता है तो उसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है, उसको क्या है, पब्लिश किया जाता है। द कंट्रोलर शेल विदाउट डिले आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन इंश्योर दैट पब्लिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिज़ाइन डिटेल, उसको पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। द पब्लिकेशन शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, और जो पब्लिकेशन के बाद डिज़ाइन वुड बी एक्सेसिबल फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन, तो डिज़ाइन को पब्लिश करना है, ठीक है। पब्लिश के बाद पब्लिश जो होगा वो इन द एज पर द रूल्स होगा, प्रिस्क्राइब्ड मैनर यानी कि, और वो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 8 मैं बाद में कवर करता हूँ, एक सेकंड रुकिए। एक ये करते हैं सेक्शन 9 में क्या है, जैसे पढ़ा है हम पहले ही, जब आप एप्लीकेशन लगाते हो, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाता है, ठीक है। द कंट्रोलर ग्रांट ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द प्रोप्राइटर ऑफ डिज़ाइन व्हेन इट इज़ रजिस्टर्ड, ठीक है। जब आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है डिज़ाइन का तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाता है। कंट्रोलर में इन द केस ऑफ लॉस ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट और इन एनी अदर केस इन विच ही डीम्स इट एक्सपीडियंट पनिश वन और मोर कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट गुम हो गया है, ठीक है, या कोई और केस में आपको क्या है, फिर और कॉपी भी दे सकता है, सिंपल। अब कहते हैं कि देखो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन क्या होता है। इफेक्ट ऑफ, समझिए, कॉमन सेंस ही है। अगर मेरा डिज़ाइन रजिस्टर्ड हो गया तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, अरे मैं मालिक बन गया तो मेरे उस डिज़ाइन के ऊपर क्या आ गए, एक्सक्लूसिव राइट्स आ गए, तो डिज़ाइन को मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, कोई और करेगा तो वो पायरेसी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता हूँ मैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डिज़ाइन कन्फर्स अपॉन द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर कॉपीराइट इन द डिज़ाइन फॉर द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जब तक उसका कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन है इसमें, ठीक है। तो ये डिज़ाइन में कॉपीराइट होते हैं, डिज़ाइन में आपका अधिकार, यानी तो यहाँ बोलता है कॉपीराइट इन डिज़ाइन, ये वर्ड याद रखना, ये कॉपीराइट इन डिज़ाइन, इन द डिज़ाइन, ठीक है। जब तक वो वैलिडिटी चलेगा, 10 साल के लिए होता है, ठीक है, तो आप रिन्यू भी करवा सकते हैं 5 साल के लिए फर्दर, 10 साल पूरा होने से पहले आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उसको रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है, 5 साल के लिए। तो यानी कि जब तक आपके नाम पे वो रजिस्टर्ड है तो आपके उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। कॉपीराइट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट टू अप्लाई ए डिज़ाइन टू द आर्टिकल बिलोंगिंग टू द क्लास इन विच इट इज़ रजिस्टर्ड, तो किसी आर्टिकल पे वो डिज़ाइन जो है जो रजिस्टर्ड है वो आप ही यूज़ कर सकते हैं, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये कहते हैं रजिस्टर ऑफ डिज़ाइन, ये सिंपल सी बात है। अब कहते हैं कि देखो, जो कंट्रोलर है जिसने रजिस्ट्रेशन ग्रांट की है डिज़ाइन की, तो क्या वो रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेगा? सर बिल्कुल करेगा, कॉमन सेंस है। तो वही क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि एक बुक नोन एज रजिस्टर ऑफ डिज़ाइन, एक रजिस्टर ऑफ डिज़ाइन रखा मेंटेन किया जाएगा एट द पेटेंट ऑफिस, पेटेंट ऑफिस में, ठीक है, जहाँ पे एप्लीकेशन लगती है आपकी, ठीक है, इन द पेटेंट ऑफिस,
तो उस पेटेंट ऑफिस में जो जिनको डिज़ाइन अलॉट किए गए हैं, जिनका डिज़ाइन जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है, जिन जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ डिज़ाइन दिया गया है, तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। हाँ जी, ये डिज़ाइन इस बंदे को अलॉट है। कंटेंट्स, अब जो रजिस्टर में क्या एंट्री आएंगी, ठीक है, रजिस्टर डिज़ाइन का प्रोप्राइटर कौन है, उसका पता क्या है, तो डिज़ाइन रजिस्टर्ड है, उसका उसका जो प्रोप्राइटर है उसका नाम क्या है, पता क्या है, नोटिफिकेशंस ऑफ असाइनमेंट्स एंड ट्रांसमिशंस ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन। अब मेरे नाम पे डिज़ाइन था, मैंने किसी को दे दिया, ठीक है, या किसी और के नाम पे तो उसकी डेथ होगी, कि बच्चे के पास चला गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है। फॉर्म, और सिंपल सी बात है कि किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, फिजिकली हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली पार्शली इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, फुली इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, ऐसा। रजिस्टर में बी केप्ट आइदर एंटायरली और पार्शली, कंप्लीटली या पार्शल तौर पे, इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स सच एज इन कंप्यूटर्स, फ्लॉपी डिस्क और डिस्केट्स विद एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो रजिस्टर जो है मेंटेन करना है बाय द कंट्रोलर इन द पेटेंट ऑफिस। उसमें जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर्स हैं उनके नाम आएंगे, एड्रेस आएंगे, और कल को असाइनमेंट्स होती है, ट्रांसमिशन होती है, उसका रिकॉर्ड आएगा। उसको आप पार्शली या फुली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है। और हाँ, किसी के नाम पे कौन सा डिज़ाइन है, इसका पता क्या लगेगा, क्या प्रूफ होगा इसका, जो प्राइमा फेशियल एविडेंस हो जाएगा, ये रजिस्टर, जो एक रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ डिज़ाइन है, रजिस्टर ऑफ डिज़ाइन विद इन द पेटेंट ऑफिस है, वो रजिस्टर ही इस बात का प्रूफ है कि हाँ जी ये डिज़ाइन रजिस्टर्ड है, ठीक है। रजिस्टर ऑफ डिज़ाइन सर्व्स एज प्राइमा फेशियल एविडेंस फॉर एनी मैटर रिक्वायर्ड और ऑथराइज बाय दिस एक्ट टू बी एंटर्ड इन इट, ठीक है। तो जो भी कल को प्रॉब्लम है, कुछ है, ठीक है, किसके नाम पे ये है, कुछ है, ठीक है, तो ये प्रूफ होता है, एक प्रूफ होता है, एक तरह का प्रूफ एविडेंस होता है एक तरह का, कि हाँ जी ये जो डिज़ाइन है किस बंदे के नाम पे रजिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपीराइट ऑन रजिस्ट्रेशन, जो हम बात कर रहे हैं टेन्योर के बारे में यहाँ पे। तो हमने क्या बोला कि कॉपीराइट इन डिज़ाइन, कॉपीराइट इन डिज़ाइन मिल जाते हैं 10 साल के लिए। जब आपको ये रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है तो आपको जो कॉपीराइट इन डिज़ाइन मिलते हैं दैट इज़ फॉर 10 ईयर्स। फिर आप उसको फिर एप्लीकेशन लगा सकते हैं रिन्यूअल की फर्दर 5 साल के लिए, ठीक है। टेन्योर ऑफ द कॉपीराइट इन डिज़ाइन, व्हेन अ डिज़ाइन इज रजिस्टर्ड, द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ डिज़ाइन shall subject to provisions of this act have copyright in design during the 10 years from the date of registration। तो 10 साल के लिए क्या होता है, 10 साल के लिए डिज़ाइन में कॉपीराइट आपको मिल जाते हैं। फिर एक्सटेंशन है, 10 साल से पहले पहले अगर आप एप्लीकेशन लगाते हो, 10 साल पूरे होने के बाद फिर फर्दर 5 साल आपको मिल जाते हैं। मेड टू द कंट्रोलर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड फीस, ठीक है। कंट्रोलर शैल ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस एक्सटेंड द पीरियड ऑफ कॉपीराइट फॉर द सेकंड पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ ओरिजिनल पीरियड ऑफ 10 years। तो आपने एप्लीकेशन लगाई तो आपको 10 years, ठीक है, 10 years कहाँ से होते हैं, तो एप्लीकेशन लगाई गई थी, मान लो एप्लीकेशन लगाई 3 महीने लगा दिया उन लोगों ने, ठीक है, तो वो 3 महीने जब जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट की है तब से नहीं काउंट करने। तो एप्लीकेशन लगाई थी उस दिन को क्या मानते हैं, डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ से काउंट किए जाएंगे 10 साल, ठीक है, पहले। तो 10 साल पूरे होने से पहले आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है। 10 साल पूरे होने के बाद 5 साल फिर एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। केस है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इन द केस ऑफ माइक्रोफाइबर्स इंटरनेशनल कंपनी गिरधर एंड कंपनी एंड अनदर्स हैड इंटर एलिया क्राइटेरिया ऑब्जर्व द फॉलोइंग गाइडलाइंस। अब कहते हैं कि देखिए कुछ गाइडलाइंस इशू की गई डिज़ाइन के रिगार्डिंग, ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा। तो कल को एग्जाम में एज पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द गाइडलाइंस इशूड बाय हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन इन द केस ऑफ माइक्रोफाइबर इंटरनेशनल वर्सेस गिरधर एंड कंपनी। पहला है आर्टिस्टिक वर्क का मतलब क्या है, ये हम पढ़ के भी आए थे। आर्टिस्टिक वर्क क्या है, कुछ क्रिएटिव वर्क है। एक जो आर्टिस्टिक वर्क है वो अप्लाई किया गया है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो अब जो आर्टिस्टिक वर्क है किसी 2D फॉर्म में हो सकता है, 3D फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि उसकी कुछ खास मतलब उसकी कोई लुक हो, गुड लुक हो, वो बैड लुक हो सकती है। अब गुड लुक या बैड लुक ये तो हर बंदे का अपने देखने का तरीका है। तो घरों के बाहर पेंट करवाता है नीला पीला काला, ठीक है, तो कई कहता है नहीं यार सॉफ्ट हल्का कलर, ठीक है, लाइट कलर, है कि नहीं, वो तो लुक हर बंदे का देखने का नजरिया है, ठीक है। आर्टिस्टिक वर्क मीन्स का एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क इवन इफ इट इज जस्ट ए फ्यू रैंडम लाइन्स और शेप्स। उस जो उसमें एग्जाम्पल दी थी, ये दो पैरेलल लाइन्स भी हो सकती हैं, कुछ सिंपल सी शेप हो सकती है, 2D फॉर्म में हो सकता है, 3D फॉर्म में,
ठीक है। इट डजेंट हैव टू लुक गुड, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सबको अच्छा लगे, ठीक है। द राइट्स ऑफ समवन हु क्रिएट ओरिजिनल आर्ट आर लिस्टेड इन, ठीक है। आप कहते हैं कि जो कौन से अधिकार हैं जो ओरिजिनल माने जाते हैं, जो कुछ नया पद हो, ठीक है। इफ़ यू हैव कॉपीराइट फॉर एन ओरिजिनल आर्ट पीस यू कैन मेक कॉपीज ऑफ इट। अब बिल्कुल सही बात है, अगर मेरे पास किसी डिज़ाइन के कॉपीराइट्स हैं तो मैं जैसे मर्जी उसको यूज़ करूँ, तो और कॉपी करता हूँ, एक से 10 बनाऊँ, 10 से 100 बनाऊँ, तो डिज़ाइन मेरे पास रजिस्टर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डू ए फ्यूचरिस्टिक कार यू कुड मेक ए 3D वर्जन आउट ऑफ मेटल, ठीक है। अब मेरे पास उसका एक रजिस्ट्रेशन है डिज़ाइन का, अब मैं उसको 2D वर्जन में उसको बनाऊँ, 3D वर्जन में बनाऊँ, वो तो मेरी मर्जी है। डिज़ाइन प्रोटेक्शन अंडर द डिज़ाइन एक्ट डज नॉट इंक्लूड कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड वर्क। अब ये जो डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो डिज़ाइन का प्रोटेक्शन है और किसी तरह की कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। द लॉ गिव्स स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन टू प्योरली ओरिजिनल आर्ट लाइक पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड लेस प्रोटेक्शन टू कमर्शियल डिज़ाइन। देखो पहली बात तो याद रखना, ठीक है, इनकी एक कमेंट है, परंतु हमने स्टार्टिंग में पढ़ा जो पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, उसको ये डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। ओरिजिनल आर्ट यूज टू मेक डिज़ाइन आइटम्स इज स्टिल कंसिडर्ड आर्टिस्टिक वर्क under the Copyright Act and it is protected from a long time. For a long time, it does not matter when why you made the art. सिंपल है, कहते हैं जो ओरिजिनल आर्टिस्टिक आइटम है, जो ओरिजिनल आर्ट है, ठीक है, ओरिजिनल कला है आपकी डिज़ाइन आइटम्स बनाने की, तो ठीक है एक आर्टिस्टिक वर्क मानते हैं उसको। अपनी कला का प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए, यूज़ करते हुए आप एक आइटम बनाते हो, नई डिज़ाइन वाली आइटम बनाते हो, तो रजिस्टर्ड होगा अगर उसमें कोई एस्थेटिक लुक है। अगर ये डिज़ाइन रजिस्टर्ड होता है अंडर द डिज़ाइन एक्ट it loses copyright protection under the Copyright Act. If it could be registered but it is not, it keeps the copyright until it is used in an article more than 50 times by an industrial process, then it loses copyright. कहते हैं अगर कोई डिज़ाइन है उसको रजिस्टर्ड कर देते हो आप डिज़ाइन एक्ट में, इसी डिज़ाइन को अगर आप डिज़ाइन एक्ट में रजिस्टर करते हो तो अब वो कॉपीराइट में एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो उस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। कॉपीराइट एंड डिज़ाइन है तो डिज़ाइन एक्ट के तहत ही प्रोटेक्शन है, ठीक है, कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो ओरिजिनल आर्टवर्क हैज़ द कॉपीराइट एंड द क्रिएटर कीप्स दैट प्रोटेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओरिजिनल आर्टवर्क होता है, ठीक है, उसके जो कॉपीराइट डिज़ाइन है तो वो क्या है कि उसके एक लंबे समय तक उसकी प्रोटेक्शन रहती है। इफ ए डिज़ाइन इज रजिस्टर्ड अंडर डिज़ाइन एक्ट इट लूजेज, ये सही वही सेम बात आ गई, ठीक है, सेम है, सेम सेम सेम। चलिए नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ डिज़ाइन एंड एक्सटेंशन, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है, 10 साल के लिए ड्यूरेशन होती है, इसको हम दोबारा रजिस्टर करवाते हैं तो 5 साल के लिए फर्दर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए ये क्लियर हो गया। एक ये भी देखिए सेक्शन नंबर 12 है, ये है रेस्टोरेशन ऑफ लैप्स डिज़ाइन। अब कहते हैं कि जो डिज़ाइन लैप्स कर जाते हैं, यानी कि मान लीजिए 10 साल हो गए, 10 साल पूरे हो गए, आपने अप्लाई नहीं किया, रीअप्लाई नहीं किया, तो डिज़ाइन लैप्स कर गया, अब आपको याद आ गया, नींद खुल गई कि अप्लाई करना है कि नहीं, तो आपके पास टाइम होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद भी। तो वेयर डिज़ाइन हैज सीज टू हैव इफेक्ट बाय रीजन ऑफ फेलियर टू पे द फी फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉपीराइट, यही जमा नहीं कराई, ठीक है, एक्सटेंड नहीं हुआ, तो राइटर ऑफ सच डिज़ाइन और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड वेयर द डिज़ाइन वॉज हेल्ड बाय 2 or more person jointly and with the leave of the controller 1 or more of them without joining the others। यानी कि देखिए अगर मेरे नाम पे है तो मैंने एप्लीकेशन लगा दी, अगर ज्वाइंट नेम पे है तो मैंने कंट्रोलर की परमिशन लेके मैंने अकेले ही लगा दी एप्लीकेशन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिज़ाइन सीज टू हैव इफेक्ट, ठीक है, जब डिज़ाइन खत्म हो गया, सीज हो गया, ठीक है, उसके 1 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगानी, ध्यान रखना। मेक एन एप्लीकेशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डिज़ाइन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर पेमेंट ऑफ, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एप्लीकेशन लगा सकते हो। उसमें स्टेटमेंट दी जाएगी वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फुली सेटिंग आउट द सर्कमस्टांसेस, भाई क्या कारण थे जिस कारण से डिले हुई है, ठीक है, क्या कुछ और एविडेंस मांगे जा सकते हैं कंट्रोलर के द्वारा। तो बहुत सिंपल सी बात कहते हैं, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सपायर हो जाती है, वैसे तो था कि एक्सपायरी के पहले आप अप्लाई कर दो, उसके बाद आपको फिर 5 साल और मिल जाएंगे, ठीक है, 5 साल की एक्सटेंशन हो जाएगी। अब मान लीजिए रजिस्ट्रेशन क्या होगी, एक्सपायर हो गई, आपने अभी अप्लाई नहीं किया, फीस ही पे नहीं की, तो तो खत्म हो गया, सस्पेंड हो गया, ठीक है, लाइसेंस आपका, रजिस्ट्रेशन। तो एक्सपायरी के कहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर आप दोबारा फीस पे करो, दोबारा एप्लीकेशन लगाओ, ठीक है, तो रिन्यूअल की एप्लीकेशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंट्रोलर को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, कंट्रोलर अगर सेटिस्फाई होगा, ठीक है, कुछ एविडेंस मांगना चाहेगा वो दे दो, और वो सेटिस्फाई है तो रजिस्ट्रेशन फिर क्या है एक्सटेंड कर दी जाएगी, ठीक है ना।
नेक्स्ट है कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। कहते हैं रजिस्ट्रेशन कौन से केसेस में कैंसिल की जाती है। कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन में बी कैंसल्ड एट एनी टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन ऑन ए पटिशन फॉर कैंसलेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद ए फी टू कंट्रोलर ऑफ डिजाइन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। एक तो डिजाइन जो है पहले रजिस्टर्ड था, है कि नहीं। अब मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन आपने लगाई और गलती से उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दी गई, आपकी एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दी गई, ठीक है। तो अब बाद में पता लगा भी ये तो पहले रजिस्टर्ड था, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। या सेम वही बातें, पता लगा कि हाँ भी तो पहले ही पब्लिश हो चुका था, ठीक है, अवेलेबल था मार्केट में, कुछ नयापन नहीं है, ठीक है, पहले ही रजिस्टर्ड है या पहले ही पब्लिक डोमेन में है, नया कुछ नहीं है, या डिज़ाइन रजिस्टेबल ही नहीं है, जैसे ऑब्ससीन मैटर था, स्कैंडलस मैटर है तो रजिस्टेबल ही नहीं है, ठीक है, या ये डिज़ाइन ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, उसमें रजिस्ट्रेशन जो आपकी बेटा कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है जी। चलिए क्लास वाइंड अप करते हैं, बाकी थोड़ा सा जो पार्ट बचा है वो नेक्स्ट सेशन में करते हैं। चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनने के बाद एक बार देख लोगे, आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बेटा।